जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निरंतर रोज की तरह दोस्तों हमारी जो कक्षा चलती है पर्यावरण की, शाम को 6:30 बजे, उसी कड़ी में हम आज फिर आपको लेकर के आए हैं पर्यावरण के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिल सकते, किसी और भी अन्य जगह पर नहीं मिल सकते। मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिल पाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे जो भी वीडियो हैं आपके लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्टों से रूबरू करवाऊं, और अगर आपको कहीं डाउट भी लगता है तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एजी टॉन्सले साहब। ठीक है, और अगर आपसे बात हो कि पारिस्थितिकी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है, तो वो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया है। आपको याद रख लेना, आपसे अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एजी टॉन्सले साहब हैं। और पारिस्थितिकी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया है। ठीक है ना। अब पारिस्थितिकी तंत्र की यहां पर बात आई है दोस्तों, तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र की अगर हम बात करें तो घास का मैदान, वन, नदियां, सागर, ये सभी क्या आते हैं दोस्तों, प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। ठीक है, और वहीं हम कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो पार्क है, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम और एक्वेरियम, ये क्या कहलाते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। एक्वेरियम आपने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या कहीं ऐसे बड़े शोरूम में जाते हैं जहां पर आपने रंग बिरंगी मछलियों से भरा हुआ ये एक्वेरियम देखा होगा, है ना, देखा होगा, सभी ने देखा होगा। वो कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण माना जाता है, एक्वेरियम जिसे कि कहा जाता है। तो एक आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तब आपका उत्तर होता है घास का मैदान, वन, नदियां या फिर सागर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका कौन सा मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तब आपका उत्तर होता है पार्क, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम या फिर एक्वेरियम। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं। अब दोस्तों बात करें काय की प्राकृतिक पारितंत्र की, तो प्राकृतिक पारितंत्र को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो स्थलीय पारितंत्र, है ना, और दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो घास का मैदान, वन और जंगल, ये स्थलीय पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि नदियां, तालाब, झील, सागर, समुद्र, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया। तब आपका उत्तर होगा दो भागों में बांटा गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तब आपका उत्तर यही होगा कि घास का मैदान, वन या फिर जंगल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सीधा सा उत्तर होगा नदियां, तालाब, झील, सागर या फिर जो है समुद्र। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाते इस टॉपिक से। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तब आपका उत्तर होगा समुद्र या फिर महासागर, ये सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला की अगर बात हो, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। दोस्तों अगर बात हो कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो होता है एक दिशीय, लेकिन अगर बात होती है खाद्य जाल की तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है बहुदिशीय।
अब ये दो क्वेश्चन आपके कंफ्यूज करने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो खाद्य श्रृंखला को ही खाद्य जाल मान बैठते हैं, वो तो उत्तर लगाएंगे क्या, एक दिशीय। तो यहां से आपका कंफ्यूज दूर होता है और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। घास का मैदान, अब घास का मैदान देखें दोस्तों, तो इसमें हम देखें इसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास को मैदान को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में। अब आपसे पूछा जाता है सीधा सा क्वेश्चन कि लानोस घास का मैदान जो है ये कहां पर है, तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला में है। अब ये किस प्रकार का है, तो उष्ण कटिबंधीय है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तब आपका सारा का सारा जो उत्तर होगा लानोस, कैपोस, सबाना और सेल्वास, ये जो घास के मैदान होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा पंपास, स्टेपी, बेल्ट, प्रेरी, है ना, पोस्टाज और डाउन्स कैंटरबरी। ये जो कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब आपने समझ लिया यहां पर कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कौन कहलाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कहलाते हैं, ठीक है। तब आपके यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि जो घास के मैदान है इनको कितने वर्गों में विभक्त किया गया। तब आपको उत्तर बताना है कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। आपसे पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन से हैं, तो ये 4 प्रकार के और भी हैं, लेकिन लानोस, कैपोस, सवाना, सेल्वास, ये जो है प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है पंपास है, स्टेपी, बेल्ट, प्रेरी, है ना, पुस्टाज, डाउन्स और कैंटरबरी। अब तीसरी प्रकार से जो क्वेश्चन यहां से आएगा तो वो यही आएगा कि पंपास जो घास का मैदान है वो कहां पर है। तब आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना में। स्टेपी कहां पर है, मध्य एशिया, यूक्रेन में। बेल्ट कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी घास के मैदान कहां पर है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा में, ठीक है। तो यहां से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करना है दोस्तों। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि पर्यावरण में बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले। अब आंदोलन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे बात करें बिश्नोई आंदोलन की, ये 1731 से संबंधित है। इसकी जो संबंधित व्यक्ति थी वो कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। और ये जो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु ये जो है बिश्नोई आंदोलन जो है चलाया गया और ये 1731 में प्रारंभ किया गया था और अमृता देवी बिश्नोई इससे संबंधित हैं। अब यहां से आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एक पूछ लिया जाएगा कि बिश्नोई आंदोलन जो है संबंधित है। 4 विकल्प आपके होंगे 1732, 1731, 1734, 1735। तब आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 1731, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा निम्न में से बताइए कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित नहीं है या फिर संबंधित हैं। तो आपको याद रख लेना है कि अमृता देवी जो बिश्नोई हैं ये बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन तो सभी को पता है, जो भी पर्यावरण पढ़ते हैं उनको सभी को पता, सबसे पहले तो वो यही पढ़ते हैं पर्यावरण में, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है 1973 से। दोस्तों ये उत्तराखंड से है, वृक्ष संरक्षण हेतु इसका उद्देश्य था इस आंदोलन का, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित है और इसके जो प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है, चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन। ये इसका जो सन माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों 1983 और पांडुरंग हेगड़े जो हैं वो अपिक्को आंदोलन से संबंधित हैं। वन संरक्षण हेतु ये कर्नाटक में चलाया गया था। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है जाएगा कि अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तब आपका उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका ये कब प्रारंभ किया गया, तब आपका उत्तर होगा 1983, ठीक है। तो इनको याद करना है, नोट कर सको तो नोट्स भी कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना है, फेसबुक से जुड़ जाना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। आगे भी देखते हैं और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। पूछ लिए जाते हैं पर्यावरणीय पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में, ठीक है। पर्यावरणीय पुस्तकें और लेखक भी पूछे जाते हैं। टुमारो बायोडाइवर्सिटी, इसकी ये जो पुस्तक है वो किसकी है,
ये वंदना सेवा की है। ठीक है, किसकी है? वंदना सेवा। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टुमारो बायोडाइवर्सिटी इस पुस्तक की जो लेखिका हैं या इस पुस्तक के लेखक हैं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपका जो है प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर होगा वंदना सेवा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा संरक्षण एवं विनाश पुस्तक की जो है लेखिका कौन है, तो आपका उत्तर होगा सरला बहन। ठीक है, स्पर्श गंगा से संबंधित है। स्पर्श गंगा जो पुस्तक है वो किसकी है, तो रमेश पोखरियाल निशंक की है। ठीक है, इसको याद रखना है। डाउन टू अर्थ ये किसकी है, तो सुनीता नारायण की है। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसकी जो लेखक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि 1966-67 में जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उस हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब। ठीक है, और इनकी जो ये पुस्तक का नाम है वो क्या है, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात करें तो धरती की पुकार इनकी पुस्तक है। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल ये जो पुस्तक है वो किसकी है, वंदना सेवा की है। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का है। ये सभी को याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, सभी लोग याद करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं। अब बहुत सारे ऐसे परियोजना चली जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 1973। ठीक है, फिर पूछ लिया जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1992। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1970। ठीक है, गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1987। समुद्री कछुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1975। प्रोजेक्ट रैंड पाटा की शुरुआत कब हुई, 1996। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 2009 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 2006 में हुई। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे निश्चित ही पूछ लिया जाता है जो आपको बहुत ही सीरियसली ढंग से पढ़ना है ना, तो ये चीज आप पढ़ेंगे। और भी देख लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा संसाधन आपने पढ़े होंगे दोस्तों। आप रोज देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य हमारा अक्षय संसाधन है। सूर्य ऊर्जा ऐसा या सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जो सबसे बड़ा है सूर्य। ठीक है, अब इसके दो जो है प्रकार हैं दोस्तों, ऊर्जा के जो संसाधन इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आपको याद रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य ऐसे होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कई बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ संसाधन होता है जिनका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय। और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय। ठीक है, तो याद रख लेना है आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एमपी टेट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि कौन निम्न में से बताइए कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, आपने पेपर देखा होगा। ठीक है, तो सीरियसली तरीके से पढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत, ये क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। जबकि बात कर लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, तो कोयला, डीजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। अब दोस्तों यहां भी क्वेश्चन बनता है, अब आपको याद रख लेना है, अनवीकरणीय यानी कि जिनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो क्या है, परंपरागत हैं। और जिनको उपयोग में लिया जा सकता है वो गैर परंपरागत। अब यहां से क्वेश्चन, अब सभी को पता होता है दोस्तों कि हमने नवीकरणीय पढ़ लिया और अनवीकरणीय पढ़ लिया, लेकिन जो नवीकरणीय होते हैं
उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है, और जो अनवीकरणीय होते हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि परंपरागत निम्न में से बताइए कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तब आपको पता होनी चाहिए कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये जो हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो आपका उत्तर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका दोस्तों परफेक्ट और 1 नंबर यहां से आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण रोज वीडियो आते हैं, आप रोज पढ़ें, प्लेलिस्ट में देखें, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, बायोडीजल प्राप्त होता है तो जेट्रोफा रतन जोत से ये प्राप्त होता है। बायोगैस का प्रमुख जो घटक है वो क्या है, मीथेन है। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है तो धान का खेत, दलदली स्थान, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, इनसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है वो कौन सा है, सीएनजी गैस। ठीक है, सीएनजी गैस आपको याद रख लेना है, और सीएनजी का प्रमुख संगठक है तो मीथेन है। एलपीजी गैस में मुख्यतः पाया जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, इनको याद रख लेना है। अब दोस्तों और भी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जल का अणु सूत्र है तो क्या है, H2O। ठीक है, भारी जल का अणु सूत्र है तो D2O। जल की स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है दोस्तों वो होता है 4 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम और परमैंगनेट। ठीक है, भारत का जल पुरुष कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। पानी पंचायत प्रारंभ की गई तो पुणे महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम जो है जिलोलाइट का अणु सूत्र क्या है, तो आपको याद रख लेना है Na2Al2Si2O, है ना, और SXH2O, ये क्या होता है, सोडियम जियोलाइट का अणु सूत्र माना जाता है। ठीक है, जल की आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वर्ष 2019 में मनाए गए विश्व जल दिवस का जो मुख्य विषय था वो क्या था, आपको याद रख लेना है, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ये 2019 में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम थी, विषय था। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहां होती है, मौसिन राम में होती है, जो कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है, ये चीज भी याद रखने हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर, पचमढ़ी में। ठीक है, और धूपगढ़ आपको पता होगा, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है। तरुण भारत संघ कार्यरत है तो ये राजस्थान में कार्यरत है। तरुण भारत संघ के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं, तो इसे मेड़बंदी कहा जाता है। ठीक है, पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया गया था तो बिलासराव सालुखे द्वारा किया गया था। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि है तो साझा कुआं, ये अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ग्रहों से संबंधित भी एक प्रश्न आया था एमपी टेट 2011 में। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं, तो 7 चमकदार वलय हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं,
तो दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो कि आपके ईबीएस से संबंधित हैं। ठीक है, आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीटेट ग्रेड 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है, ईवीएस पूछा जाता है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है और ऐसे अनेकों वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की वीडियो मिलेंगे, बाल विकास के वीडियो मिलेंगे, हिंदी के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित हैं या आपका कोई भाई हिंदी साहित्य से संबंधित है तो हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया है, उसको भी आप पढ़ें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।